नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 13 अगस्त है। आज की क्लास में मैं आपको 5 ऐसे टाइप पढ़ाऊंगा जो आज भी आए थे, पहले भी पूछे गए हैं और अगर आपके आने वाले टाइम में ग्रुप डी के एग्जाम है तो ये देखने को आपको जरूर मिलेंगे। अब आप ये कहोगे कि सर पहले वो 5 टाइप बताइएगा, उसके बाद हम क्लास पढ़ेंगे, कि क्या पता आप हमारा टाइम खराब कर दो। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। इसी तरीके की एक क्लास हम पहले भी पढ़ चुके हैं जिसमें हम टाइप नंबर 1 से लेके 5 तक पढ़ चुके हैं। आज हम टाइप नंबर 6 से लेके टाइप नंबर 10 तक पढ़ेंगे। तो आइएगा, सबसे पहले तो आप टाइप नंबर 7 को देख लीजिएगा। ये वॉशिंग मशीन वाला क्वेश्चन आज 13 अगस्त है, पहली शिफ्ट में देखने को मिला और पहले भी मिला था और अब आने वाली शिफ्टों में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो वॉशिंग मशीन से और टीवी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, इनकी खूब जबरदस्त तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा अगर हम इस टाइप की बात करें तो सर एक एमडीएच के फॉर्मूले पर आज क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम एमडीएच के फॉर्मूले पे काफी सारे क्वेश्चन आज बनाने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो, दो टाइप हो गए ना आपके पास है सर। एक टाइप हमारे पास है, ये है बहुभुज या पॉलीगन से रिलेटेड। बिल्कुल इसका बारीकी से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और ये भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। कितने टाइप हो गए आपके पास है? 3 टाइप हो गए। आइएगा टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर 4 की अगर हम बात करें तो सर ट्रिकोनोमेट्री के एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है आपके पास है, ये वाला, जो कि आज देखने को मिला था और आने वाले टाइम में भी आपको ये देखने को जरूर मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और लास्ट टाइप की, तो सर लास्ट टाइप है हमारे पास है, ये रहा माध्यिका का क्वेश्चन। माध्यिका का क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर, क्लास इंटरवल हमको दे रखा है और कोई एक संख्या यहाँ पर मिसिंग है, उसका हमसे मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, आज की जो क्लास आपके पास होगी, इस क्लास में कंप्लीटली पढ़ लेंगे माध्य के बारे में। यानी कि टाइप नंबर 10 जो है आपके पास वो मीन या माध्य के बारे में है, तो इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। कितने टाइप पढ़ेंगे सर? आज हम 5 टाइप पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। इससे पहले मैं आपको एक क्लास और अपलोड कर चुका हूं, आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको वो क्लास नहीं मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक एक्टिव कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। या फिर इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरबी ग्रुप डी क्रैश कोर्स के नाम से, वहां पर जो पिछले मैंने 5 टाइप पढ़ाए थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, उनको भी पढ़ लीजिए और आप 5 टाइप इनको पढ़ लीजिएगा कि 10 टाइप आपके पास क्लियर हो जाए। तो कम से कम 10 क्वेश्चनों का जुगाड़ तो आपके पास 2 ही क्लासों से हो जाएगा। कम से कम 10 क्वेश्चनों का जुगाड़ तो आपके पास 2 क्लासों से बन जाएगा। तो आइएगा शुरुआत करते हैं आज की फर्स्ट क्लास की। तो फर्स्ट क्लास का मतलब है आपके पास है फर्स्ट टाइप से, और आज फर्स्ट टाइप टाइप नंबर 6 हमारे पास ये रहेगा। सर हमको ये जानना है कि बहुभुज क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, मैं आपको फिक्स पॉइंट बताऊंगा कि इतना तो कम से कम आपको आना ही आना चाहिए। आप इतना समझ लीजिए, आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। और इतना ही हमको पढ़ना है। अपन को कोई गणितज्ञ नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है, बस अपन के एग्जाम में अपन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और ये पॉलीगन या बहुभुज क्या होता है इसके बारे में हम जान सकें। पहली बात तो ये कि बहुभुज उसे कहते हैं सर जिसकी भुजाएं हमको पता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। अगर इसकी 5 भुजा होती तो हम कह देते पंचभुज है, 6 भुजा होती तो हम षटभुज कह देते, लेकिन हमको इसकी भुजाएं पता नहीं है। तो पहला पॉइंट तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर इसकी आकृति कैसे बनेगी। फिर जब आपने ये कहा कि ये भुजाओं की संख्या आपको इसमें कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है, फिर हम आकृति कैसे बनाएंगे। तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्या आया सर? पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये आया कि इसकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी। तो बिल्कुल हम आकृति के बारे में जान लेते हैं। सर इसकी आकृति की अगर हम बात करें तो आकृति आपके पास है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर बनेगी। ये आपके पास है इस तरीके से, कोई आपके पास है ये आकृति, ये आपस में मिलेंगी नहीं क्योंकि यहाँ पर भुजाएं आपके पास है फिक्स नहीं है। ये भुजाएं क्या नहीं है आपके पास है, फिक्स नहीं है कि कौन सी भुजा है कितनी भुजा है। यानी कि इस तरीके की कोई आकृति है वो आपके पास है पॉलीगन या बहुभुज कहलाएगा। क्लियर है आपके पास है? ये आपके पास आकृति है, मतलब भुजाएं आपके पास मिली हुई नहीं मिलेगी आपको। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है सर? दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरे पॉइंट में आपको ये याद रखना है, इसमें सभी इसके जो भार कोण बनते हैं, इसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है और सभी अंदर के कोणों का योग कितना होता है। देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो आप कौन कौन सी। सर इसमें भार जितने भी कोण बनेंगे ना उन सबका योग बताओ कितना होता है। एक्सटीरियर जो एंगल्स होता है उनका सम कितना होता है। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है सर? पहला पॉइंट हमको बहुभुज के बारे में ये याद रखना है कि सभी सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। जल्दी से आप बताइए अगर आपको याद है तो।
सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, जल्दी से बोलो सर। सभी बाह्य कोणों का योग होता है आपके पास है 360 डिग्री। अब आप ये कहोगे कैसे होता है, आप टोटल जो चतुर्थांश पढ़ते हो आप ऐसे ही पढ़ते हो, तो पूरा चतुर्थांश ही आपके पास है 360 डिग्री का होता है। पूरा जो कंप्लीट चतुर्थांश होता है भाई 360 डिग्री का होता है। अब आप इसमें चाहे कितनी भी भुजाएं बनाओ, आप इसमें क्या करोगे, कितनी भी भुजाएं यहाँ पर बना सकते हो। तो सर ये आपके पास है जो पूरा एक सर्किल होता है वो 360 डिग्री का ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर, अगर हम इसके सभी बाह्य कोणों को निकाल करके जोड़ते हैं तो उनका योग 360 डिग्री आता है। अब आप ये कहोगे अगर हमको एक एक चाहिए, प्रत्येक बाह्य कोण का मान चाहिए, तो आप क्या करोगे, अगर आपको प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है, इसी में स्टार लगा के लिख लीजिए दूसरा ये आपके पास, अगर आपको चाहिए प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, तो आप बताइएगा मुझे कि हम किसका भाग देंगे। प्रत्येक बाह्य कोण का अगर आपको मान निकालना तो 360 में आप किसका भाग दोगे। सर ये जो 360 है ना आपके पास है टोटल, इसे 360 में आप n का भाग दे दीजिए। अब आप ये कहोगे ये n कहाँ से आ गया, n क्या है, तो सर n है आपके पास है भुजाओं की संख्या। n क्या रहेगा आपके पास, सर ये रहेगा हमारे पास है नंबर्स ऑफ साइड, यानी भुजाओं की संख्या। क्लियर है आपके पास। तो हमने क्या समझा सर, हमने इसकी आकृति के बारे में थोड़ा बहुत जाना। हमने ये जाना कि इसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर आपको प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना तो 360 में आप n का भाग दे दीजिए। कितनी भुजा है इसमें, अगर आपको ये पता लग गया कि 10 भुजा है तो 10 का भाग दे दीजिए, ताकि आप प्रत्येक कोण का मान इसमें निकाल सके। क्लियर है। अब इसी तरीके से आपके पास है इसमें तीसरा पॉइंट और आएगा, और तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, जब आपने इसके सभी बाह्य कोणों का योग निकाल लिया तो आप खुद बताइए आपकी ईमानदारी से, आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। सर अगर हम बाह्य कोणों का योग निकाल सकते हैं तो फिर अंदर के कोणों का भी योग निकालेंगे। तो अगला पॉइंट हो जाएगा इंटीरियर एंगल का सम, यानी हम ये कह सकते हैं सर सभी अंतः कोणों का योग। आप बताइए कौन बताएगा आप में से, सर सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का जो योग होगा उसका फॉर्मूला किसको याद है। सर सभी अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है आपके पास है n-2, और इसको गुणा कर देंगे हम 180 डिग्री से। इसको किससे गुणा कर देंगे हम, 180 डिग्री से अगर गुणा कर देंगे तो सभी अंतः कोणों का योग आपके पास है निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है त्रिभुज है, जैसे त्रिभुज है, अब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज के तीनों कोणों का आपको योग निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोण अंदर ही बनेंगे आपके पास है। तो सर त्रिभुज के तीनों कोणों का अगर हमको क्या निकालना है, योग निकालना, तो उसमें 3 भुजा होती है। अगर 3 भुजा होती है तो आप ये बताइए 3-2 गुणा आप 180 डिग्री करोगे तो आपके पास 180 डिग्री आया कि नहीं आया। भाई त्रिभुज के तीनों भुजाओं का, त्रिभुज के अंदर 3 भुजा होती है आपके पास, 3 में से आप 2 घटाओगे, एक बचेगा, एक को 180 डिग्री से गुणा करोगे 180 डिग्री। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आप ये कहोगे चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अगर मान लो चतुर्भुज होता तो चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है, 4 भुजा होती है। तो आप यहाँ 4 में से 2 घटाइए, 2 बचेगा, 2 से इसको गुणा करोगे तो 18 दूनी का 36, यानी कि 360 डिग्री चतुर्भुज के चारों जो अंतः कोण होता है उनका योग होता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं क्या, कि सर सभी अंतः कोणों का अगर हमको योग निकालना पड़े तो हम इससे रट्टा मारेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। अब बताइएगा अगर आपने सभी अंतः कोणों का योग निकाल लिया और आपको एक का चाहिए तो भाग किसका दोगे आप इसमें, n का। किसका भाग दोगे आप, n का भाग हम देंगे भुजाओं की संख्या का। तो सर हमारे पास है इसी में स्टार लगा के एक और पॉइंट हो जाएगा, और पॉइंट ये हो जाएगा आपके पास है प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण का, प्रत्येक अंतः कोण का आपको क्या निकालना है सर, हमको मान निकालना है। तो बताओ किसका भाग दोगे, n-2 इंटू 180 में। सर हम n-2 180 डिग्री में हम भाग दे देंगे किसका, n का। हम किसका भाग दे देंगे, n का भाग दे देंगे। तो कितने फॉर्मूले याद हो गए, 1 2 3 और 4। वैसे तो मैं इनको 2 ही कहूंगा कि ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है। तो ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये तो इनके उप है, ये उपचुनाव है एक तरीके से। तो हम ये, या फिर एक काम करो ना यार, इनको सीरीज वाइज याद रख लो ताकि आप रट्टा मार लेना फिर। तो ये पॉइंट तो परमानेंट और फिक्स है। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 4 है आपके पास। इससे आपको ये पता हो जाएगा कि इतने पॉइंट आपको याद करने हैं इसमें। और ये पॉइंट नंबर 5 है आपके पास, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 6 क्या आ जाएगा सर, इसमें अगर हमसे डायगोनल्स पूछ लिए जाए, अगर हमसे इसमें विकर्ण पूछ लिए जाए, विकर्णों की संख्या,
अच्छा, विकर्णों की संख्या से पहले और देख लीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए एक अंदर का कोण और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है, आप ये बताइए। जैसे आपके पास है, यहाँ पर हम एक कोण बना देते हैं, यहाँ पर क्या बना देते हैं, कोण। तो एक कोण ये रहा आपके पास, और एक कोण ये रहा। अगर मैं ये कहूँ कि ये इंटीरियर एंगल है और ये आपके पास है एक्सटीरियर एंगल है, तो एक सीधी रेखा पर, एक रेखा पर जो कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर, एक अंतः कोण का और एक बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, इनका जो योग होगा आपके पास वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि प्रत्येक अंतः कोण प्लस प्रत्येक बाह्य कोण का योग कितना होता है आपके पास, 180 डिग्री होता है। अब पॉइंट नंबर 7 जो आपके पास आएगा वो आएगा डायगोनल्स की संख्या, इसमें विकर्णों की संख्या। अगर आपको इसमें विकर्णों की संख्या निकालनी है तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है आपके पास है n-3, और भाग किसका देना है आपको, 2 का देना है। तो विकर्णों की संख्या बराबर हो जाएगा n-3 बटे 2 हो जाएगा। अब आपके पास बचता है एक लास्ट पॉइंट, और वो है आपके पास भुजाओं की संख्या। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें इतना इंपॉर्टेंट है आपके पास में पॉइंट की भुजाओं की संख्या पता करो, तो ये तो आपको 1 नंबर पे लिखाना था ना, आपने भुजाओं की संख्या तो लास्ट में जाके लिखा रहे हो। तो ऐसा कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है कि जिससे आप सीधे भुजाओं की संख्या निकाल सकें। अगर डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है तो हम भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे। सर भुजाओं की संख्या निकालने का ये तरीका है कि 360 डिग्री आपके पास है, सभी बाह्यकोणों का योग का मान होता है। अगर हम 360 डिग्री में प्रत्येक बाह्यकोण का भाग दे देते हैं, अगर सर हम ई का भाग दे देते हैं तो हमारे पास भुजाओं की संख्या आ जाती है। भुजाओं की संख्या कैसे आती है, 360 डिग्री में आपको भाग देना है इसका एक्सटीरियर एंगल का, प्रत्येक बाह्यकोण का। किसका भाग देना है सर, प्रत्येक बाह्यकोण का मान हम इससे निकालते हैं 360 बटे एन से। तो ये केवल और केवल पॉलीगन या बहुभुज के बारे में आपको समझना, तो ये 8 पॉइंट समझ लीजिएगा, और हम क्वेश्चनों से इन फॉर्मूलों को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है ना, एक बार आप रट्टा मारिए फटाफट से। सभी बाह्यकोणों का योग कितना होता है, 360, और प्रत्येक बाह्यकोण का मान सर भुजाओं का भाग दे देना, जितनी भुजा उसका भाग दे देना। अगर हम कहे सभी अंत्यकोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, प्रत्येक का क्या होता है, n का भाग दे देना। एक अंदर का और एक बाहर कोण का योग कितना होता है आपके पास, 180 डिग्री। विकर्णों की संख्या n-3 बटे 2, भुजाओं की संख्या 360 में हम एक बाह्य कोण का भाग देते हैं, तब जाकर के हमारे पास में भुजाओं की संख्या आती है। आइएगा कुछ क्वेश्चनों से समझते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक और प्रत्येक बाह्य कोण 150 डिग्री अधिक है। इसने क्या कहा है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से कितना अधिक है आपके पास, 125 डिग्री अधिक है। तो आंतरिक कोण यानी क्या हो गया आपके पास है सर, आंतरिक हो गया आपके पास है इंटीरियर एंगल, और ये क्या हो गया आपके पास सर, ये हो गया हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल। तो कौन सा अधिक है आप बताओ, आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से अधिक है। तो क्या हम इस लाइन को ऐसे नहीं लिख सकते क्या सर, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर बराबर आपके पास है 150 डिग्री है। बताओ भाई, अधिक होना या कम होना माइनस को ही प्रदर्शित करता है। अगर कोई किसी से कम है, कोई किसी से ज्यादा है, तो हम उनके बीच माइनस लगाते हैं। मानते हो ना इस बात को, ठीक है। अब आप ये बताइए, जब इनका अंतर आपके पास 150 का है, इनका अंतर कितना है आपके पास सर, इनका अंतर आपके पास 150 डिग्री का है, ये हम मानते हैं बिल्कुल। तो इनका योग कितना होता है, अभी अभी तो पढ़ के आ रहे हैं कि एक अंदर का और एक बाहर का कोण है ना, इनका योग हमारे पास 180 डिग्री होता है। कितना होता है आपके पास, 180 डिग्री होता है। अब आप ये कहोगे सर कि आप ये बताइएगा कि हमको इसमें कैसे पता चल लग रहा है कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, ठीक है ना। ये भी तो पता करना जरूरी है ना, क्योंकि आगे क्या पूछा क्वेश्चन ने, आगे क्वेश्चन ने ये पूछा कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। आपसे ये पूछा कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं, अभी अभी पढ़ा है ना आपने। सर बहुभुज में अगर आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है तो भुजाओं की संख्या निकालने का क्या तरीका बताऊं। सर भुजाओं की संख्या हम ऐसे निकालते हैं, आप इससे देखिएगा। भुजाओं की संख्या निकालते हैं सर 360, और इसमें हम ई का भाग देते हैं, इसमें हम किसका भाग देते हैं, ई का भाग देते हैं। क्लियर है। अब ई का मान कहाँ से आएगा, ई का मान यहाँ से आएगा। ई का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये आपको सजा के इसीलिए दिए थाली, तो हम ये कह सकते हैं इनका अंतर इतना है, योग इतना है, तो ई का मान निकाल दो। ई के आगे माइनस लगा हुआ है, मतलब आपके पास छोटी संख्या है। आपको पता है ये छोटी सी जो इक्वेशन होती है, इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं। छोटी संख्या निकालनी है तो सर दोनों को घटा के 2 का भाग दे दो, और बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो। आपको तो यहाँ पर छोटी संख्या निकालनी है, तो छोटी संख्या ई है। कैसे पता लगा, क्योंकि ई के सामने माइनस है इसलिए।
तो इसका अगर आपको मान निकालना तो दोनों को घटाइए, 180 में से आप 150 घटाओगे तो 30 बचेगा, और 30 में आप 2 का भाग दोगे तो आपके पास 15 आएगा। यानी सर प्रत्येक एक्सटीरियर कोण का मान आपके पास 15 है, तो यहाँ पर आपके पास 15 आएगा, तो 360 और बटे 15, 15 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, और कितनी बार, 4 बार। तो इस तरीके से आपके पास है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से ने आपसे भुजाओं की संख्या पूछा था, तो भुजाओं की संख्या सीधा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, बल्कि 360 बटे ई होता है। 360 बटे क्या होता है, ई। अब ई का मान कहाँ से आएगा सर, ई का मान ये जो लाइन आपको दे रखी है ना, आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का जो अंतर 180 है, आंतरिक कोण बाह्य कोणों का जो ये अंतर आपके पास 180 है, तो एक इक्वेशन से कभी मान नहीं निकलेंगे। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इतना कुछ है आपके पास बस फर्स्ट क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। क्लियर है, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, घबराइएगा मत आप। हम और कुछ क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सर हमारे पास एक क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन हमसे ये कहने की कोशिश कर रहा है, यदि किसी समबहुभुज का एक बाह्य कोण आपके पास इतना है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है। भाई विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला तो हम जानते हैं सर, n और n-3 बटे हमारे पास है 2 होता है। ये हमारे पास है विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है। क्लियर है, जानते हो आप, ठीक है। लेकिन हमारे पास n का मान नहीं है, n क्या है, हमारे पास भुजा है। अब भुजाओं की संख्या आप कैसे निकालोगे सर, भुजाओं की संख्या निकालने का ये तरीका है कि 360 डिग्री में आप एक्सटीरियर एंगल का भाग दे दीजिएगा, तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। ये आपके पास है 360 है, और इसका मान आपको दिया है, यानी किसी समबहुभुज का एक बाह्य कोण का मान कितना आपके पास है, 40 डिग्री है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास है, किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है। अगर ई की वैल्यू है तो आप यहाँ रख दीजिएगा, आप इसका मान रख दीजिए यहाँ। अब जैसे ही आप मान रख दोगे तो ये कितना आएगा आपके पास है, 9 आएगा, और 9 को आप यहाँ रखिए तो आपका एकदम राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा, तो यहाँ से आगे करिएगा, यानी कि हमने क्या किया सर, एन का मान निकाल लिया। अगर एन का मान आपने निकाल लिया तो क्या कोई जोर आएगा आपको सॉल्व करने में, नहीं सर। तो हम ये कह सकते हैं सर 9 माइनस 9 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 6, और बटे 2, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर आएगा वो 27 आएगा, जो किस ऑप्शन में आपके पास, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है, ठीक है। बिल्कुल तसल्ली से, धैर्य से, जिनकी मैथ कमजोर है उन स्टूडेंटों को क्या करना है, उन स्टूडेंटों को सबसे पहले थोड़ी देर के लिए इनको आराम से बिल्कुल रट्टा मारना है। आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे तो कोई टीचर नहीं कहता सर कि मैथ का मास्टर ये कहता है कि आप इनको समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपका कल या परसों अगर ग्रुप डी का एग्जाम है, या कल 14 अगस्त है, कल आपका पेपर है, तो ये थोड़ी ना है कि समझने की जरूरत है भाई, ये सब रटने की जरूरत है। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको रट करके भी हम एग्जाम में फाइट कर सकते हैं, एग्जाम पास कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें वही है, तो आप इनको बिल्कुल जैसे ही आप उनको रटोगे ना, ये सारी चीजें आपको समझ में आती जाएगी। और मैं आपको कोशिश करता हूँ कि यहाँ से आप अच्छे से समझ पाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप, क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन हमारे पास है ये है, 6 भुजाओं वाले एक समबहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, आप बताइए। आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है सर, आंतरिक कोणों के योग का जो फॉर्मूला होता है ना आपके पास, वो होता है n-2, और गुणा कितना होता है आपके पास है, 180 डिग्री होता है। मानते हो आप इसको। n का मान कितना है हमारे पास है, 6 दे रखा है, तो 6 में से आप 2 घटाओगे, 6-2, और गुणा कितना हो जाएगा आपके पास है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास है 4 × 180। बताइए 18 चक्कू कितना हो जाएगा, 72। तो करेक्ट जो आंसर होगा आपके पास है वो बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। यानी कि पहला क्वेश्चन अगर हमने डिफिकल्ट ले लिया तो देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे आपको। इसलिए मैं चाहता था इसको 1 नंबर पर रख सकता था, लेकिन मुझे पता कि अगर शुरुआत थोड़ी हम अच्छी लेवल के क्वेश्चन से करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ईजी लगने लगेंगे। आप आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास सर, क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपके पास, एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करिएगा। यदि इसका प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री का है, अगर प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री का है, तो फिर बाह्य कोण कितना होगा, 180 में से हम इसको घटा सकते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं ना अच्छी तरीके से, क्या जानते हैं कि सर जो आपके पास है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जो होता है, उनका योग कितना होता है आपके पास, 165 डिग्री होता है। और ओ सॉरी यार, क्या लिख दिया मैंने,
ये कितना होता है आपके पास सर, ये हमारे पास 180 डिग्री होता है। हमको इसका मान दिया है और इसका मान कितना दिया है, 165 डिग्री दिया है। तो प्लस ये आपके पास ई आ जाएगा। तो ई का मान हम निकाल पाएंगे आराम से, इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ई का मान कितना आ जाएगा आपके पास है 15। अगर ई का मान 15 है तो वो ये कह रहा है कि सर भुजाओं की संख्या पता करो। और भुजाओं की संख्या हम कैसे निकालते हैं सर, जो भुजाओं की संख्या निकालते हैं ना हम, वो भुजाओं की संख्या हम ऐसे निकालते हैं, देखो 360 और 360 में हम भाग देते हैं ई का, भाग किसका देते हैं, ई का। तो 360 में हम भाग किसका देंगे, 15 का। तो 15 एकम 15, 15 दूनी का 30 और 15 चौको 60। तो सर हमारे पास ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है, ध्यान रखिएगा। आप आराम से तसल्ली पूर्वक क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर बताइए अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आपको आए तो। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, यदि एक नियमित बहुभुज के 35 विकर्ण है तो उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, आंतरिक कोणों का योग का तो एक फॉर्मूला है और ये आपके पास विकर्ण है। तो विकर्णों का फॉर्मूला क्या होता है सर, विकर्णों का फॉर्मूला होता है आपके पास एन और n-3 और y2 और बराबर कितना आपके पास सर, बराबर हमारे पास 35 है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ से n का मान निकालो और जो भी आपके पास n का मान आएगा उस n के मान को आप बाहर रखोगे, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग पूछा है और आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 और आप गुणा किससे करोगे, आप गुणा करोगे इसको 180 डिग्री से। इसको किससे गुणा करोगे, 180 डिग्री से गुणा करोगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आप ये कहोगे कि सर एन का मान कैसे निकालें, तो कभी रीजनिंग पढ़िए, रीजनिंग खूब पढ़ते हो ना, रीजनिंग में आप कितना दिमाग लगाते हो कि यार किसको किससे गुणा करे या फिर इनमें क्या श्रेणी में क्या आपके पास चल रहा है, किसी का डिफरेंस चल रहा है, किसी का मल्टीपल चल रहा है, किसी का गुणज चल रहा है, वर्गमूल चल रहा है, घनमूल चल रहा है या फिर कोई प्राइम नंबर है, किस क्रम में ये सीरीज है। जिस क्रम में सीरीज होती है आगे भी आप क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हो। तो बस ऐसा ही तो काम यहाँ करना है। ऐसा काम यहाँ क्या करना है कि सर हम n का मान ऐसा क्या रखे यहाँ पर कि इसका मान 35 आ जाए, क्योंकि छोटी मोटी संख्या 35 लाना कोई बड़ी बात है नहीं है हमारे पास। तो सर हम ये कह सकते हैं कि सर 35 को हम ये जानते हैं कि अगर यहाँ 5 हुआ और यहाँ 7 हुआ तो 5 × 7 35 तो जरूर होता है। अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ वाली संख्या इससे कटेगी, मतलब यहाँ कम से कम 10 होना चाहिए, 10 और गुणा का निशान, 10 में से 3 घटाओगे तो 7 और बटे 2, यानी कि सर बिल्कुल हमारा लॉजिक सही बैठ गया, ये इससे 5 बार कट जाएगा और 35 35 के बराबर भी हो गया। मतलब सर हमने n का मान निकाल लिया हमारे आईडीए से। भाई एक द्विघात समीकरण बनेगी, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि यहाँ उसको समझाया जाए, बल्कि ये छोटी मोटी टपोरी सी समीकरण बनेगी जिसको आप रीजनिंग के पैटर्न से खुद दिमाग लगा सकते हो कि सर 5 × 7 करेंगे ना जब जाके 35 आएगा। अब यहाँ 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 से कट के आएगी संख्या, तो 5 का डबल होगा फिर 10 होगा, इस n का मान 10 है। अगर n का मान 10 है तो यहाँ रख दीजिए, तो 10 - 2 और गुणा कितना आपके पास सर, हमारे पास 180 डिग्री है। आप बताइए कितना बचेगा, 8। तो बताओ 18 8 कितना होता है भाई आपके गांव में, बताओ सर 18 8 होता है आपके पास 144। तो किस ऑप्शन में आपके पास है, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है। आया थोड़ा बहुत समझ में आपको, बिल्कुल आएगा, घबराइएगा मत आप, आइएगा। अगला क्वेश्चन फिर से लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है सर, किसी 24 भुजाओं वाले समबहुभुज के 8 बाह्यकोणों का योग बताइएगा। 8 बाह्यकोणों का योग, एक बाह्यकोण का ही बता दीजिए आप, तो 8 को छोड़ो, एक बाह्यकोण का योग कितना होता है सर। एक जो बाह्यकोण होता है ना, एक बाह्यकोण यानी प्रत्येक बाह्यकोण का मान कितना होता है सर, प्रत्येक बाह्यकोण का मान हमारे पास ये होता है, ये प्रत्येक बाह्यकोण का मान होता है। लेकिन आपको तो 8 का चाहिए तो 8 से गुणा कर दो, क्या फर्क पड़ जाएगा, बस आंसर आ जाएगा। अरे यार क्या दिया है, किसी 24 भुजाओं वाले समभुज के 8 बाह्यकोणों का योग कितना होगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर 8 बाह्यकोणों का योग कितना होगा, आपके पास 8 बाह्यकोणों का योग हमारे पास है इतना होगा, लेकिन भुजाओं की संख्या कितनी है आपके पास है, इतनी है। प्रत्येक बाह्यकोण का मान कैसे आता है, प्रत्येक बाह्यकोण का मान आता है सर हमारे, सॉरी, प्रत्येक बाह्यकोण का मान, इससे तो भुजाओं की संख्या आती है ना 360/e से, तो इससे तो भुजाओं की संख्या आती है। प्रत्येक बाह्यकोण का मान कितना आता है, 360/n, 360/n से प्रत्येक बाह्यकोण आ गया। जबकि आपको 1 का नहीं चाहिए, 8 का मान चाहिए, तो 8 से गुणा कर दो। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 360 और बट्टे में 24, क्योंकि हमारे पास n का मान 24 है।
और गुणा किससे करेंगे हम 8 से। ये हर बार डिग्री मत लिखा करो यार, कोई कक्षा 9-10 का पेपर नहीं देना है अपन को, ठीक है ना, थोड़ा बहुत टाइम बचाओ। 8 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास 120 डिग्री एकदम राइट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है। और कुछ क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करते हैं कि क्या है आखिरकार पूरी कहानी। आइएगा, ये है आपके पास है पॉलीगन का क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा है क्वेश्चन सर, क्वेश्चन हमसे ये कहा है यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग के 4 गुने के बराबर है तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या बताओ। पहले तो मुझे ये बताइएगा ई का प्लस आई का प्लस ई का योग कितना होता है, एक अंदर के कोण का और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है, तो आप ये कहोगे सर 180 डिग्री होता है। सहमत हो इस बात से, ठीक है। तो ये है आपके पास है इंटीरियर, ये है आपके पास एक्सटीरियर, और ये है आपके पास है इंटीरियर। इनका रेशियो इसने दिया है, क्या दिया है, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग उसके बाह्य कोणों के योग के 4 गुने के बराबर है। अगर ये 1 है तो इसका अनुपात कितना है आपके पास सर, इसका अनुपात हमारे पास है 4 है। कितना है, 4 है। अब इसको आप इस अनुपात में बांट सकते हो, बांट सकते हो ना, ठीक है। तो फिर क्या पूछा है, बहुभुज में विकर्णों की संख्या। सर विकर्णों की संख्या हम कैसे निकालते हैं बहुभुज में, बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालते हैं सर हम n और n-3 और बट्टे 2 से, यानी कि सर हमारे पास भुजाओं का मान पता होना चाहिए। और भुजाओं का मान किसका आता है, कैसे आएगा सर, भुजाओं का मान हमारे पास आएगा 360 और बट्टे ई, बट्टे में ई लिखना है, इससे आता है भुजाओं का मान। प्रत्येक कोण का मान कैसे आता है, प्रत्येक कोण का मान यहाँ पर n आ जाता है। तो सर इसका मतलब हमको ई का मान चाहिए। अब ई का मान कैसे आएगा, यहाँ से आएगा, देखिएगा सर 180 और बट्टे में अनुपात को कितना हो जाएगा 5, और गुणा किससे करोगे आप 1 से, ताकि ई का मान आपके पास पता लग सके। कितनी बार काटोगे सर, ये हमारे पास है 3 बार कट जाएगा, 36 बार कट जाएगा, 3 बचा ना, बिल्कुल। तो सर हमारे पास है जो ई का मान है ना वो कितना आ गया, 36 आ गया। तो ई का मान आपके पास 36 आ गया, तो आप बताओ इतना, और बट्टे में कितना आएगा 36, तो इसका मान कितना है 10 है। अगर इसका मान 10 है तो 10 यहाँ रखो, तो सर 10 गुणा 7 और बट्टे 2, 2 से कितनी बार 5 बार, तो बताइए कितना आंसर आएगा 35। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब ज्योमेट्री का ये जो टाइप है आपके पास है, इस टाइप में कोई समस्या आपको नहीं रही होगी। कौन सा है ज्योमेट्री का टाइप सर, बहुभुज या पॉलीगन के बारे में हमने पहले कॉन्सेप्ट समझा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में हमने कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करी इस तरीके से। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्लियर है। अब आ जाइएगा एक अगले टाइप पे, और अगला टाइप क्या है हमारे पास सर, अगला टाइप है आपके पास है टाइप नंबर 7। और टाइप नंबर 7 क्या है सर, टाइप नंबर 7 है हमारे पास है, ये पिछली साल से सताता हुआ आ रहा है वॉशिंग मशीन का और टीवी का। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा, आप यकीन मानिए कितनी भी आपकी मैथ कमजोर हो आपको समझ में आएगा। बस थोड़ा छोटा मोटा परसेंटेज आपको निकालना आना चाहिए, छोटा मोटा वो भी। तो आइएगा हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तो है हमारे पास है टीवी और एक है हमारे पास है मशीन। और अगर हम टीवी को और मशीन को मिला लेंगे तो हमारे पास यहाँ जाएगा इनका सर कुल, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कुल मूल्य, इनका कुल जो भी प्राइस है वो लिखेंगे। तो टीवी प्लस मशीन कितने की आएगी वो हम यहाँ लिखेंगे। सर इसने ये कहा है कि जो टीवी की कीमत है ना उससे 40% कम वॉशिंग मशीन की है, तो हम 100 पे कैलकुलेट करें, क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है। हम ये मान लेते हैं कि सर एक टीवी आपको 100 रुपये का पड़ा, एक टीवी कितने का आपके पास 100 रुपये का है, तो इससे 40% कम की वॉशिंग मशीन आ जाएगी, मशीन आपके पास 60 रुपये की आ जाएगी। ये सिर्फ एक की बात हो रही है, ये एक एक फीस की बात हो रही है, सिर्फ एक सिंगल सेट की बात हो रही है, ठीक है। ओके, अब आगे आपको ये देखना है कि टोटल टीवी कितनी लेके आए थे आप। सर टोटल टीवी कितनी लाए थे आप 6, और टोटल मशीन कितनी लाए थे आप 7। जब एक टीवी आपके पास है इतने की है तो 6 टीवी कितनी आएगी, 6 से गुणा करो, 600 की आएगी कि नहीं आएगी, क्लियर है। एक वॉशिंग मशीन आपके पास 60 रुपए की है, तो वॉशिंग मशीन कितनी खरीद के लाए आप दुकान पे से, सर हम तो टोटल 7 खरीद के लाए हैं, तो ये 600 रुपये तो ये हो गए, 600 रुपये की टीवी खरीद लाए, और 420 की ये खरीद लाए, 600 और 420 कितना हो गया 1020 रुपये। क्या किसी भी स्टूडेंट को इस फर्स्ट लाइन में कोई दिक्कत है सर, एक टीवी की कीमत ये है, 6 टीवी है आपके पास है, एक मशीन की कीमत ये है, 7 मशीन है आपके पास है, तो टोटल कीमत आप 1020 का सौदा अभी तक आप कर चुके हो।
कितने का सौदा कर चुके हो? 1020 का कर चुके हो। अब आइएगा हम देखते हैं आगे। अब वो क्वेश्चन आगे ये कहना चाह रहा है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाए, ये वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाए, ये एक की बात हो रही है कि एक अगर 80% बढ़ जाए तो हम बढ़ा के देखते हैं ना वॉशिंग मशीन को, और टीवी की कीमत 22% कम हो जाए, यानी कि सर एक टीवी के लिए का है एक, ये जो बात हो रही है ना आपके पास, ये एक एक के लिए बात हो रही है, तो हम एक टीवी पे कम करके देखेंगे, फिर जो कमी एक पे आएगी उसको 6 से गुणा कर देंगे, फिर क्या फर्क पड़ जाएगा। तो सर एक टीवी की जो कीमत है ना हमारे पास वो 100 है, 100 में अगर हम 22% की कमी करते हैं, 100 में अगर हम 22% की कमी करते हैं, तो हम ये कह देंगे सर एक टीवी पर हमको 22 रुपए की कमी हो रही है। अगर एक टीवी पे हम 22 रुपए बचा पा रहे हो, तो आपने टीवी कितनी खरीदी? 6। तो कितना हो गया आपके पास सर? माइनस का 132 हो गया, यानी 132 रुपए आपने यहां से बचा लिए। टीवी पैसे तो आपने 132 रुपए बचा लिए। अब वॉशिंग मशीन पे, वॉशिंग मशीन की कीमत बढ़ गई सर कितनी बढ़ गई? 80%। अगर हम इसमें 80% बढ़ा देते हैं, तो आप ये बताइए इसका 80% कितना होता है? सर इसका 80% होता है 48। भाई 60 का अगर हम 80% निकालेंगे तो 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी सर हम ये कह सकते हैं यहाँ प्लस का लिखेंगे 48। प्लस का 48 क्यों लिखोगे? इसलिए लिखेंगे सर इसका 80% आपके पास 48 होता है। एक मशीन पे 48 रुपए बढ़ गए। आप 7 मशीन खरीद के ला चुके हो पहले ही। कितनी मशीन खरीद के ला चुके हो? 7 मशीन। तो आप ये कह सकते हो ये प्लस का आएगा आपके पास, सर ये हो जाएगा आपके पास 8 7 56, हासिल की 5 लग जाएगी, और ये हो जाएगा आपके पास है इतना। अब आप ये बताइए आपका परिणाम क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा? सर एक जगह आपको फायदा हुआ लेकिन एक जगह नुकसान ज्यादा हो गया, तो फिर फाइनली आपको क्या हुआ? यहाँ पर फायदा हुआ या फिर आपको नुकसान हुआ? सर देखो फायदा ही होगा, क्योंकि इसमें से आप ये घटाओगे तो कितना आएगा? 36 में से 32 हटाओगे तो हमारे पास है 0,4 बचेगा, और 3 में से घटाओगे तो यानी सर ये 204, लेकिन 204 प्लस का है, तो ये प्लस का और ये माइनस का है। यानी हम ये कह सकते हैं सर जो ओवरऑल बात करें ना दोनों को मिला करके, तो इनके मूल्य में 204 की वृद्धि हो गई। इनके मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई? आपके पास है 204 की। क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इसको परसेंटेज में बताओ, इसको कैसे बताओ? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बता दीजिए वृद्धि। तो सर ये लीजिएगा परसेंटेज में वृद्धि। परसेंटेज में ये जो वृद्धि हुई है ना आपके पास है 204 की, इसको कैसे बताओगे? सर 204 की वृद्धि हुई है आपके पास है इतने पर, 1020 रुपए के सामान पे इतने रुपए बढ़ गए, तो परसेंटेज बनाने के लिए हम गुणा करेंगे 100 से और परसेंटेज पीछे लगा देंगे। एक जीरो से एक जीरो, इससे ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास 20% एकदम राइट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास, जो कि आपको बी ऑप्शन, डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे तरीके से आप क्वेश्चन को बना के आइए, कोई ट्रिक वगैरह मत लगाइएगा, बहुत इजीली तरीके से आप बेसिक तरीके से नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट होता है उससे आप कर पाओगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा, और अपनाओगे आप, फिर गलत करके नहीं आओगे। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और समझते हैं हम। एक और क्वेश्चन हमने जानबूझ के फिर लिया है आपके लिए, ताकि आपको क्वेश्चन फिर से समझ में आ सके। क्या है क्वेश्चन? एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। कोशिश करो वीडियो को यहीं पे रोको और आप खुद बनाओ इसको, और फिर उसके बाद में आप वीडियो से मिलान करिएगा कि क्या आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। हम ये कह सकते हैं सर एक हमारे पास वापस से टीवी है, एक हमारे पास मशीन है, और सर हम यहाँ पर लिखेंगे इनका जो भी कुल मूल्य रहेगा, वो कुल जो भी हमारे पास मूल्य रहेगा उसे हम यहाँ लिखेंगे। इसकी कीमत हम वापस से 100 मानेंगे। इसकी कीमत कितना मानेंगे? 100। और ये कितने कम में खरीद रहे हो? 50% कम में, तो इसका 50% कम आपके पास 50 हो जाता है। टोटल टीवी कितनी खरीदी? टोटल टीवी आपने 2 खरीदी है, तो गुणा किससे करोगे आप? 2 से। टोटल मशीन कितनी खरीदी है आपने? 4। तो 200 रुपए की टीवी और 200 रुपए की मशीन, टोटल कितना हो गया आपके पास? 400 रुपये हो गया। टोटल कितना हो गया आपके पास? 400 रुपये हो गया है। अब वो कह रहा है कि टीवी की कीमत तो 13% कम हो जाती है। एक की जो कीमत है ना आपके पास, यानी सर केवल 100 का अगर हम 13% निकालते हैं, अगर हम 100 का 13% निकालेंगे तो हमारे पास है 13 आएगा, और वो माइनस का 13 आएगा क्यों? कमी है। तो ये जो 13 की कमी है ना एक टीवी पर है, आप ये 100 किससे गुणा हो रहा है? 2 से, तो ये लीजिए 2 से। और ये 50% एक मशीन का मूल्य है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य आपके पास 50 है, मशीन का मूल्य कितना बढ़ गया? 33% बढ़ गया। तो 50 का पहले आप 33% निकालो, बहुत इजी तरीके से आप निकाल पाओगे। 50 का अगर हम 33% निकालते हैं, तो सर ये 2 बार कटेगा, तो ये आपके पास 16.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा, अगर हम इसका निकालते हैं 33%, वो भी प्लस का,
प्लस का कितना निकालोगे आप 33%। तो सर 50 का जो 33% होता है ना वो होता है प्लस का 16.5, प्लस का कितना होता है 16.5। ये तो एक मशीन पर बढ़ा है, कितनी मशीन लेके आए थे आप, 4 मशीन लेके आए थे। तो अब आप इसको बनाओ। सर ये तो हमारे पास माइनस का 26 है, ये तो क्या है आपके पास माइनस का 26 है। ये प्लस का कितना है सर, ये देखिए 16 चौको 64 हो जाएगा, 64 प्लस 2 66। तो देखो फाइनल परिणाम देखो, एक संख्या माइनस की और एक प्लस की, संख्या प्लस की जीतेगी, इसका मतलब आप ये कह सकते हो फाइनल वृद्धि हुई है। तो इसमें से आप ये घटा दो, इसमें से हम ये घटाएंगे तो सर हमारे पास 40 बचेगा, यानी सर 40 की वृद्धि है। क्वेश्चन ये चाहता है कि इसको परसेंटेज में बताओ, तो ये लीजिए परसेंटेज में वृद्धि। परसेंटेज में वृद्धि आप कैसे बताओगे सर, 40 और बटे 400 के समान, और गुणा किससे कर दोगे आप 100 से। तो सिंपल सी बात है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 10% की वृद्धि है, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। धीरे धीरे आपको सारे टाइप समझ में आएंगे, आप घबराइएगा मत, और इनको अच्छी तरीके से रट के जाइएगा, समझ के जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन से एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। एक और क्वेश्चन ये रहा आपके पास, ये टीवी और उसका नहीं, ये थोड़ा सा चेंज है, ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है, और आपको आने वाले टाइम में ये भी क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ईंधन की कीमत में 3 क्रमिक महीनों में 55, 55 और 30% की कमी हुई, परंतु चौथे महीने में 50% की वृद्धि हो गई। इसके चौथे महीने में ईंधन की कीमत कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। बस शॉर्ट में आप ये समझ लो कि करना कुछ नहीं है, जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे करो। अब काफी टीचर ये कहते हैं कि 55% की भिन्न याद है तो कर लो, 55% की 45% की भिन्न याद है तो कर लो। तो 55% की कोई भिन्न याद करके नहीं बैठता है, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट कहूंगा कि जो फ्रैक्शन वास्तव में याद करने के उनको तो रट्टा मार के रखो, और ऐसी अगर कोई फ्रैक्शन आ जाती है तो आप इसको बना लो ना, तरीके से लिख लो। आप कैसे लिख लो सर, ये 3 कमी है लगातार, पहली कमी है, ये दूसरी कमी है और ये तीसरी कमी है। तो अगर 55% की कमी है तो क्या 45 बटे आपके पास 100 नहीं आएगा भाई। दूसरी बार भी 55% की कमी है तो 45 बटे कितना आएगा 100 आएगा, और तीसरी बार में 30% की कमी है तो 70 बटे कितना आएगा आपके पास सर, 70 बटे 100 आएगा। क्या किसी भी तरह की कोई दिक्कत हुई, कोई फ्रैक्शन याद करनी है, ये छोटी मोटी लैंग्वेज है, इसमें कितना टाइम लग जाएगा लिखने में। 50% की हर किसी को याद रहती है, तो शायद तो आप 3/2 सीधे लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहो तो ऐसे ही कर लो। 50% की वृद्धि है तो 150 बटे कितना हो जाएगा आपके पास है सर, हमारे पास 100 हो जाएगा। अब बस आपका काम ये है कि आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये करना है, इसको सॉल्व करना है, फाइनली कैसे आएगा। देखिए 50 से कितनी बार 3 बार, 50 से कितनी बार 2 बार, आप काट दिया ना हमने, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से आपने एक जीरो काट दी। और सर 5 से काट दीजिएगा 9 बार, 5 से काट दीजिएगा 2 बार, 5 से काट दीजिएगा 9 बार, 5 से काट दीजिएगा कितनी बार आपके पास इतनी बार। अब कुछ नहीं कटेगा, रहने दो मत काटो। तो सर कुछ नहीं कटेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8, यानी कि सर नीचे आपके पास से कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। अगर नीचे 8000 हो जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। 81 इंटू हम 21 करेंगे तो सर 21 से कम 21, हासिल की 2 लग जाएगी आपके पास है। 21 अट्ठे कितना होता है आपके पास है 168, 168 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 170, यानी सर 1701 हो गया। तो यहाँ 1701 आएगा, लेकिन आप 1701 मत लिखो, 1700 ही लिख दो, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतनी 8000 वाली इतनी बड़ी कैलकुलेशन में। और वैसे भी ऑप्शन देखो दूर दूर ही है आपके, 78 के बाद 77 कहीं भी नहीं है, डायरेक्ट 76 है। तो हम ये कह सकते हैं सर 1701 नहीं लिखा हमने, बल्कि हमने कितना लिख दिया, हमने सर यहाँ 1700 लिख दिया। तो पहले जो मूल्य था ना आपके पास वो इतना था, और मूल्य इतना सही रहा, यानी बहुत ज्यादा कमी हुई है। कितने की कमी दिखाई दे रही है सर हमको, 6300 की कमी दिख रही है। 6300 ही है ना आपके पास कमी सर, बिल्कुल सर हमारे पास कितने की कमी है 6300 की कमी है। क्वेश्चन का कि ये जो 6300 की कमी है ना इसको परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में कमी, परसेंटेज में क्या बताना है सर, परसेंटेज में कमी बताना है। कितने की कमी है आपके पास 6300 की, कितने पर है आपके पास 8000 पर। और परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुणा करते हो आप 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो। 8 का भाग देंगे तो 8 7 56, कितनी बार चल जाएगा आपके पास 7 बार चल जाएगा, 8 7 56, कितना बच जाएगा आपके पास है सर 56। अगर हम बात करें तो इतना तो 7, तो 8 7 56। अब की बार कितनी बार जाएगा सर, अब की बार 70 हो गया ना आपके पास है, तो 8 उठी 64, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं हमारे पास 78 पॉइंट कुछ आएगा। इस ऑप्शन में हमारे पास से सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। डिक्रीज है आपके पास क्योंकि मूल्य घट रहा है, या आपके पास मूल्य क्या हो रहा है आपके पास घट रहा है, कमी है। तो सर 78 पॉइंट और कुछ आएगा, तो हमने आइडिया हमारा लगा दिया है कि हमारे पास सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना है।
उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो हम कितने टाइप कर चुके हैं सर? अभी तक हम 2 टाइप कर चुके हैं आज की क्लास में। टाइप नंबर देखो, दोनों के दोनों कितने खास और इंपॉर्टेंट टाइप है यार। आप ये तो देखो थोड़ा सा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपके पास है। दोनों टाइपों को कभी छोड़ के आप नहीं जा सकते। आइएगा हम इसी तरीके से पढ़ते हैं टाइप नंबर अगला 8 नंबर का, जो कि हम एमडीएच फॉर्मूले से पढ़ते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा एमडीएच फॉर्मूला आपको रिवीजन करवाना चाहूंगा ताकि आप उसका रिवाइज कर लीजिएगा। देखिएगा सर, फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है आपके पास है एम डी एच और बट्टे में डब्ल्यू आर लिखना आप, और बराबर हो जाएगा सर हमारे पास M1D1H1। आपको जैसे याद है ना आप वैसे याद रखो, जरूर नहीं मेरी तरह याद करो। MDH/M1D1H1, काफी स्टूडेंट यहाँ ऐसे याद करते हैं M1D1H1 M2D2H2, तो आप ऐसे याद कर लो। मैं ये कहता हूँ MDH/WR। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि M जो है ना आपके पास वो आदमियों की संख्या है, आदमियों की संख्या कह दो या मेन सब्जेक्ट है। ये क्या है? आदमियों की संख्या है। डी क्या है आपके पास सर? डी आपके पास दिनों की संख्या है। डी क्या है आपके पास सर? ये हमारे पास है दिनों की संख्या है। और एच क्या है सर? एच हमारे पास है घंटे आवर्स है। और डब्ल्यू क्या है सर? डब्ल्यू कार्य है, जितना कार्य आप करोगे ना वो नीचे आएगा हमेशा। और आर क्या है सर? आर आपके पास है कीमत या रेट है, उससे जो कमाई करोगे ना वो भी बट्टे में आएगी। यानी हर में कौन कौन सी संख्या आती है? आप क्या काम करते हो, आपने कितना कमा लिया, वो सब हर में आएगी। और बाकी की संख्या कहाँ जाएगी आपके पास? इसमें आएगी। अब इसके अंदर जिस चीज का आपको मान दे रखा है उसका हम मान रखते हैं, और जिसका नहीं दे रखा उसका हम मान छोड़ देते हैं। तो इसने कहा कि 45 लोग 12 दिन में 40,000 बल्ब बनाते हैं। तो 45 लोग यानी कि ये M1 का मान है। तो M1 का मतलब यहाँ आप लिखोगे सर ये 45 लोग आपके पास हैं, और कितने दिन है आपके पास? 12 दिन है। मैंने कहा ना जो दिया हुआ है उसको लिखो, बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। 40,000 बल्ब बनाते हैं, इनका कार्य कहाँ आता है सर? कार्य हमेशा बट्टे में आता है। तो बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास है? 40,000 हो जाएगा। आगे किसका निशान लगेगा? बराबर का निशान। 9 दिनों में, यानी आप ये कह सकते हो अगले डी का मान कितना आपके पास है? 9। 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने, 1 लाख ही है ना या 10,000 है? 1 लाख है। कितने बल्ब बनाने हैं आपको सर? आपको बनाने हैं 1 लाख बल्ब। तो 1 लाख बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? या तो आप ये कह दो कि 45 + x की जरूरत पड़ेगी, भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 45 लोग पहले, या तो कुछ स्टूडेंट यहाँ 45 + x से क्वेश्चन को बना लो, या फिर एक काम करो 45 + x मत लिखो, केवल x लिख दो आप। अब जितना भी आंसर आए फिर उसमें से 45 कम कर देना, क्योंकि 45 पहले के हैं। वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि अतिरिक्त लोग कितने हैं। तो सर जैसे ही हम इस क्वेश्चन को सरल करेंगे ना, हमारे पास देखो 4 जीरो से हमारे पास ये 4 जीरो कट जाएगी, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी। 4 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। 3 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। 3 से ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास सर? 3 से ये हमारे पास है 15 बार। तो सर इस तरीके से x का मान हमारे पास है 150 आ गया। अगर x का मान 150 है तो 150 तो टोटल है, आपको अतिरिक्त कितने चाहिए सर? अतिरिक्त हमको 105 चाहिए, क्योंकि 150 में से हम 45 घटाएंगे भी तो सही, ठीक है ना? तो ऐसे हमारे पास में बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा पढ़िएगा आप अगले क्वेश्चन को, ये रहा। मेरे पानी पीने से पहले आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। पढ़ा क्वेश्चन आपने? क्या है क्वेश्चन बताओ। 25 पर्यटकों का एक समूह एक होटल में 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन का उपभोग करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर आदमी कितने आपके पास है? 25 है। दिन कितने आपके पास है? 8 है। अब ये जो भी काम करेंगे ना वो आप हर में लिखोगे। ये क्या काम करते हैं सर? 5 कंटेनर भोजन खाने का काम करते हैं। ये पर्यटक क्या काम करने जाते हैं सर? भोजन खाने के लिए जाते हैं। और कितना भोजन खाएंगे सर? ये 25 पर्यटक 8 दिन में 5 कंटेनर खा जाएंगे। ठीक है भाई, खाने दीजिएगा, आगे चलिएगा। 10 पर्यटक, तो क्वेश्चन ने पूछा कि 10 पर्यटक 16 दिन में कितने कंटेनर खाने का काम करेंगे? भाई हम ये मानते हैं सर x कंटेनर वह खाना खाने गए होंगे। तो क्वेश्चन बना दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। और 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 8 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास है? 4, जो कि किस ऑप्शन में आपके पास है? डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। मैं अब आप ये कहोगे इतना सिंपल टाइप क्यों लिया है? भाई मैंने कोई टाइप नहीं लिया, आज एमडीएच का क्वेश्चन आया था और सिंपल ही आया था, तो हमने सिंपल भी ले लिया, डिफिकल्ट भी ले लिया। 36 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो बताइए 24 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये आपको होमवर्क है।
अब आप ये कहोगे ना कि सर अच्छा होमवर्क का आंसर आपको कैसे देना है? आंसर ऐसे, क्योंकि देखो ये 3 नंबर का है तो आपको पता है, या तो आप ऐसे लिख दो टाइप नंबर कौन सा है आपके पास, टाइप नंबर ये आपके पास कौन सा है, 7 होगा शायद, क्या 8 है, ये है आपके पास है टाइप नंबर, टाइप नंबर 8। या तो आप ऐसे लिख दो टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3। नहीं तो देखो सबसे बेस्ट तरीका ये है, जैसे अभी क्लास चल रही है 44 सेकंड पे, तो पहले 00, ये समय का निशान ढूंढना आपके मोबाइल में, ये 44 सेकंड, और ये 44 मिनट और 51 सेकंड, और इसके आगे लिख देना, इसमें अगर बी है तो बी लिख देना, सी है तो सी लिख देना। कैसे टाइप करना आंसर आपको, क्योंकि मैं सभी के आंसर देखता हूँ, ध्यान में रखना। आपको आंसर ऐसे टाइप करना, 00 समय का निशान 44 मिनट 00 51 सेकंड, और हो सकता है शायद आप ऐसे भी टाइप कर सकते हो सीधे ही 44 मिनट और 51 सेकंड और सी लिख, और इसके आगे भी लिख दो, शायद ऐसे भी टाइप हो जाता है। तो जैसे ही आप ऐसे टाइप करोगे तो ये ब्लू कलर का आपको दिखने लगेगा, मतलब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं सीधे इस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। आइएगा हम क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़ करके कंप्लीट रेलवे की मैथ पढ़ना चाहता है और बिल्कुल फुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ, अपडेटेड कब तक के हमने ले रखे हैं, जो सीट बनाई है हमने उसमें, अभी कुछ दिन पहले ALP CBT 2 का पेपर लगा था 28 जुलाई 2026 को, तो 28 जुलाई 2026 तक जितने भी रेलवे के पेपर लगे हैं वो सभी रेलवे के क्वेश्चनों को हमने, उन सभी रेलवे के क्वेश्चनों को टाइप बाय टाइप चैप्टर वाइज हमने टाइप करवाया है। और उसी का बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर पर जाके उपकार क्लासेस जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर मैथ स्पेशल 4.0 के नाम से हमने 1 जुलाई से बैच स्टार्ट किया है, जिसमें अभी तक 6-7 क्लासें हुई है टोटल। अभी से आप बैच ज्वाइन कर लो और साथ के साथ उसमें पढ़ते हुए चलिएगा मेरे साथ, ठीक है ना। बहुत शानदार बैच है और इतना अच्छा बैच है, अपडेटेड बैच है। और इसके साथ में अभी कुछ दिन पहले मैंने रेलवे का एक और बैच पूरा किया जिसमें 2026 तक के अपडेटेड क्वेश्चन है, वो बैच उसके साथ फ्री मिल रहा है। फ्री इसलिए मिल रहा है कि कुछ स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर मान लीजिए आप परसेंटेज पढ़ाओगे, परसेंटेज में ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन आप ऐड करोगे, 15 क्वेश्चन ऐड करोगे, क्योंकि 1-2 महीने में तो इतना ही ऐड करोगे ना आप, तो हम पिछले जो बैच है उससे भी तो कोर्स कर सकते हैं, बिल्कुल आप उससे अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको दूसरा जो बैच है ना उसके साथ फ्री दिया है, यानी कि एक के साथ एक फ्री आपको मिलेगा मैथ स्पेशल 4.0 में। एक रिकॉर्डेड है पहले से और एक दूसरा रिकॉर्डेड हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें रोजाना की क्लास में रिकॉर्ड करके फिर अपलोड करता हूँ। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर आप ये बताइए ना रिकॉर्डेड क्यों देते हो, आप लाइव ही दे दीजिए बैच को। तो लाइव में आपको ज्यादा नुकसान है, लाइव में जो कोर्स 150 घंटे का है ना वो 300 घंटे का हो जाएगा, और आप मैथ पढ़ते पढ़ते बोरिंग सा महसूस करने लगोगे। और आप यकीन मानिएगा कि लाइव अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं मेरा पूरा 100% नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि लाइव जब पढ़ाता है ना टीचर, तो टीचर की एक सोच होती है कि यार सारे स्टूडेंट तो लाइव है, अब किसी का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, इस टाइम सोच ऐसे रहती है, तो हम 50% ही दे पाते हैं। जबकि रिकॉर्डेड में हम पूरा कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आए, मैं पूरी 100% मेहनत यहाँ करता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है मैं रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे डबल मेहनत कर रही है, एक एक पॉइंट यहाँ समझाना है। तो एक तो देखो आपको 300 घंटे का कोर्स 150 घंटे में हो गया, और एक आपको अच्छा कंटेंट मिल गया। और आप भी जानते हो इस बात को, तो यार अगर कोई टीचर लाइव पढ़ा रहा है, आप लाइव पढ़ रहे हो, तो कितने कमेंट्सों का जवाब देता है वो तो आपके कमेंट्स का जवाब ही नहीं देता, वो भी रिकॉर्डेड ही मान लीजिए आप, तो आपके लिए तो रिकॉर्डेड ही है। 100 दिन में अगर एक दिन आपका एक कमेंट्स पढ़ लिया तो वो कोई डाउट पूछना नहीं कहलाता है। इसलिए मैं कहूँगा रिकॉर्डेड बैच है वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बहुत पुराना है, मैं रोजाना की क्लास रिकॉर्ड करता हूँ और उसमें अपडेट करता हूँ, तो वो लाइव से भी अच्छा रिकॉर्डेड हो गया, ठीक है ना। चलिएगा, मैंने टाइम आपका खराब किया उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। एक छात्रावास में एक महीने के लिए 300 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अभी जो हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं ना उससे थोड़ा हटके दिमाग लगाना है इसमें। हटके दिमाग कैसे लगाना है, हटके दिमाग ऐसे लगाना है, कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि सर 300 विद्यार्थी हैं और एक महीने का खाना, तो आप 30 से गुणा कर दो, और बाद में 50 विद्यार्थियों ने छोड़ दिया, तो 200 विद्यार्थी और ये कितने दिन खाना खाएंगे, और ये हो गया आपका क्वेश्चन गलत। ऐसे मत करना, थोड़ा बहुत सोचो, रिसर्च करो अपने आप पे। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को जमाया तो फिर इस 20 दिन का आपने क्या किया, इसका तो काम ही नहीं लिया आपने, मतलब 20 दिन की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो फिर सर आप ही बता दो कैसे समझोगे, कैसे समझाओगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 300 विद्यार्थी है, 300 विद्यार्थियों के लिए एक महीने का खाने का प्रबंध है, एक महीने में 30 दिन होते हैं इसने कहा है।
यानी 300 विद्यार्थी 30 दिन तक खाना खा सकते हैं। अब डाउट कब हुआ उनको? डाउट हुआ उनको 20 दिन के बाद। 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया, मतलब 20 दिन तक उन्होंने खाना खाया है। अब जिन्होंने खाना खा लिया उसे तो आप निकालोगे नहीं ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर 30 दिन में से 20 दिन का तो वो निपटा चुके हैं, अब 10 दिन का बचा, तो 10 दिन पे ही कैलकुलेशन चलेगी। यानी कि सर अगर वह 300 के 300 ही रहते ना, तो बचे हुए खाने को 10 दिन में खा जाते। भाई 10 दिन में खा जाते आराम से, अगर कोई छेड़ाछाड़ी उनके साथ नहीं करते तो। लेकिन ये जो 10 दिन का खाना है ना, अब इस 10 दिन के खाने को 200 आदमी कितने दिन में खाएंगे? तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। बाकी सॉल्व कर दीजिएगा, 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 5 बार, तो आप ये कह सकते हो 15 दिन। आपका करेक्ट आंसर कितना होगा? 15 दिन एकदम करेक्ट आंसर होगा। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिएगा, इससे ये काट, अच्छा कहाँ गलती कर बैठे भाई। 50 विद्यार्थियों ने 50 ने छात्रावास छोड़ दिया तो 250 बचे ना आपके पास। यानी कि पहले विद्यार्थी कितने थे सर? 300 थे। 30 दिन का था, 20 दिन खा लिया, तो 10 दिन में ये खुद खा सकते हैं। अगर अब क्वेश्चन को आपको जमाना ऐसे है कि 300 विद्यार्थी खुद रहे तो बचे हुए खाने को 10 दिन में खा सकते हैं, लेकिन उनमें से 50 चले गए तो 250 बचे, तो 250 उस बचे हुए खाने को कितने दिन में खाएंगे? अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 12 बार कटेगा। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी ऑप्शन में आएगा। क्लियर है ना? ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है। इसीलिए मैंने आपको इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लिया है, जो कि मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। बाद में मैं इसका टाइप, बाद में जब मैं सॉल्यूशन पीडीएफ अपलोड करूंगा तो इसका सॉल्यूशन कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। जैसे किसी स्टूडेंट को मान लीजिएगा मैंने होमवर्क दे दिया, आप कहोगे सर रिकॉर्डेड है, तो बाद में सॉल्यूशन आप इसका कैसे देखोगे? बाद में सॉल्यूशन ऐसे देखोगे, जब मैं इसकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ अपलोड करूंगा ना, तो इसको मैं खुद यहाँ पे सॉल्व करके और जब लिखूंगा क्वेश्चन को, ताकि आप सॉल्यूशन चेक कर लेना। आंसर तो शीट तो मिल जाएगी, लेकिन सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। आगे से मेरा यही प्लान है कि जो क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा उसको आप सॉल्यूशन शीट में आराम से देख लिया करें। आइएगा सर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा इसमें चेंज है, ऐसा नहीं आ रहा आजकल, लेकिन हो सकता है अब आने वाले टाइम में ऐसा पूछ लिया जाए, क्योंकि इसमें दो ही तो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एमडीएस से, एक तो वो और एक ये महिला पुरुष वाला। तो ये क्वेश्चन क्या है आपके पास? 7 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सर हम ये कह सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन ने कहा ना वैसे जमाओ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं उसी काम को, एक शब्द कह रखा है उसी काम को, इसलिए यहां पर बराबर का निशान आएगा। इसलिए यहां पर क्या आएगा? बराबर का निशान आएगा, इस कारण क्योंकि उसी काम को करेंगे मतलब बराबर काम है। तो 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकती है? 14 दिन में। पहला काम आपका यह है कि आप यहां से इसको सरल करिएगा। सरल करोगे तो 7 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 2 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो ये हो गया सर हमारे पास है 3 आदमी बराबर हो गया आपके पास है 4 महिलाएं। आप बताओ, मैंने आपको ये अच्छे से समझा रखा है कि ऐसी कोई इक्वेशन बने 2a बराबर 3b, तो बताओ a का मान कितना है? 3, b का मान कितना आपके पास है? 2। ऐसे हम मान निकालते हैं ना, यानी सर जो सामने लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है। तो आप ये बताओ, आदमियों का रेशियो कितना आपके पास है? 4, यानी आदमियों का मान कितना है? 4, महिलाओं का मान कितना आपके पास है? 3। अब क्वेश्चन को आगे लिखिएगा। आपसे ये कहा है तो आप ये बताइएगा कि 2 महिलाएं और का मतलब क्या होता है? प्लस। या का मतलब क्या होता है? या देखो, और का मतलब तो प्लस होता है, या का मतलब होता है बराबर का निशान। या का मतलब क्या होता है? बराबर का निशान। 2 पुरुष, सॉरी 2 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? सर हमको नहीं पता कितने दिन में करेंगे, x दिन में। अब इनकी तुलना आप चाहे तो इस वाले कार्य से कर दो, चाहे तो इस कार्य की तुलना आप इस वाले कार्य से कर लो, किसी के भी साथ कर लो, क्योंकि ये दोनों कार्य सेम ही है आपके पास। हम ये मानते हैं कि सर इसकी तुलना हम इससे कर देते हैं, महिलाओं से, कि सर 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करती है? 14 दिन में करती है। अब आपका काम क्या है? एक्स का मान कैसे आएगा? सर एम का और डब्लू का मान यहां से रखो, एम की जगह पर आप 4 रख दो, एम कहां पर? यहाँ। डब्लू की जगह पर कितना रख दोगे? 3। तो सर डब्लू की जगह 3 रखेंगे, तो अगर आप यहाँ 3 रख देते हो, यहाँ पर आप कितना रखोगे? सर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा? 6, प्लस का निशान। इस एम की जगह पर कितना रखोगे? सर एम की जगह पर 4 रखेंगे, तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा आपके पास? देखो गुणा में है ना ये 8, और ये आपके पास एक्स आ जाएगा बराबर का निशान। ये 4, डब्लू की जगह कितना रखोगे? डब्लू का मान कितना? 3। इसकी जगह कितना रखोगे आप? 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 12, और ये 14 पहले से ही गुणा में है आपके पास। भाई कोई दिक्कत आ रही है क्या? इसकी जगह 3 है तो ये 12 हो गया आपके पास।
अब किससे किसको काटोगे सर? अगर हम बात करें किससे किसको काटेंगे, तो ये आपके पास 14 और 14 से 14 कट जाएगा, तो सर एक्स का मान सीधे सीधे 12 आ गया, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था, ध्यान में रखिएगा। आराम से तसल्ली से देख लो क्वेश्चन को। 2 पुरुष और 2 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगे? अब इनकी कैलकुलेशन आप किसी के साथ भी कर सकते हो। इस कार्य, ये भी कार्य है और ये भी कार्य, आप किसी के साथ कर लो, आपके पास आंसर सेम आएगा। फिर हमको क्या करना था सर? यहाँ से m की जगह m का मान, w की जगह w का मान। m का मान 4 है, तो m का मान 4 है, तो 4 दूनी का 8, तो ये रहा, ये प्लस का निशान ये रहा। w का मान कितना आपके पास? w का मान 3 है, तो ये 6 ये रहा। ये 14 है, 14 से 14 कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर चुके हैं, टाइप नंबर 8 कर चुके हैं। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 9 को। अब टाइप नंबर 9 आपको कैसे बेहतरीन तरीके से कैसे समझ में आएगा सर? टाइप नंबर 9 को अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए, अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट का कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या है आपके पास सर? हमारे पास में है टाइप नंबर 9। क्या है हमारे पास? और एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, आप ये देखना। टाइप नंबर 9 को समझने के लिए देखिए, आप त्रिकोणमिति पढ़ते हो, तो त्रिकोणमिति में आपको क्या चीज जरूरी है? जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में ABCD जरूरी है ना, ऐसे अगर आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है तो त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं आपके पास? है 6 होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता होना चाहिए, यानी कि पॉइंट हमारे पास ये हो गया कि आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ये है आपके पास है त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय जो अनुपात है ये आपको इसी रेशियो में याद रखना है। क्या है आपके पास सर? हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने? त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं, टोटल 6 ही होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर का, पहला नंबर का सर हमारे पास है साइन थीटा होता है। दूसरे नंबर पे आपके पास है कॉस थीटा होता है। तीसरे नंबर पे आपके पास क्या होता है सर? तीसरे नंबर पे होता है आपके पास है टेन थीटा। और चौथे नंबर पे होता है आपके पास है कॉट थीटा। 5 नंबर पे होता है आपके पास है सेक थीटा। और ये होता है आपके पास है 6 नंबर पे होता है आपके पास है कोसेक थीटा होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं आपके पास सर? त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 होते हैं। और कोशिश करो कि आपको ये इसी क्रम में याद रहे, कोशिश करो कि ये आपको इसी क्रम में याद रहे। ठीक, अब आप ये कहोगे सर ऐसे क्रम में याद करने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है, ऐसे क्रम में अगर आप याद रखोगे ना, तो अगर आप फर्स्ट को लास्ट से गुणा करते हो ना, तो इसका मान 1 आता है। अगर ऊपर से सेकंड के नीचे सेकंड के साथ गुणा करते हो तो मान 1 आता है। इनका मान भी 1 आता है, इसलिए मैं कहता हूँ त्रिकोण इनको आप सीरीज में याद रखो। ठीक है, ठीक है सर। अगर हम बात करें सिर्फ इस टाइप की कि आज का टाइप नंबर 9 आपको सॉल्व हो जाए, तो पहले तो अगर थोड़ा सा और मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये आपके पास है वर्क कैसे करते हैं। सर ये क्षेत्रकोणमितीय अनुपात होते हैं ना, ये सबके सभी एक समकोण त्रिभुज होता है। ये क्या होता है आपके पास है सर? एक समकोण त्रिभुज होता है, इस पर वर्क करते हैं। और समकोण त्रिभुज में ये क्या है सर? ये इसका आधार है, ये इसका कर्ण है और ये इसका लंब है। ये समकोण त्रिभुज ये होता है। समकोण त्रिभुज हम इसे कहते हैं सर जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी ये सारे के सारे थीटा इस पर वर्क करते हैं। अब कौन से थीटा का मान कौन सी भुजा कौन सी होता है, ये हम पता कैसे लगाएंगे? ये पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है सर, एक ट्रिक्स होती है लाल बटे कक्का, बस इससे पता लगा लोगे आप। लाल बटे कक्का का अर्थ क्या है सर? लाल बटे कक्का का अर्थ ये, अगर आपको साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। देखो आपको तो देसी भाषा में समझना है, ऐसे मत कहना सर परपेंडिकुलर है ना, इसको पी से लिखो, ये बेस है बी से लिखो। अपन को क्या करना है? अपन को खुद का काम निकालना है। आधार को ए से लिख दो, लंब को एल से लिख दो, कर्ण को के से लिख दो, बस। तो सर ये साइन थीटा का मान है, ये कॉस थीटा का मान है, ये टेन थीटा का मान है, ध्यान रखिए। तो साइन थीटा का मान क्या हो गया सर? साइन थीटा का मान हो गया लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। इसी तरीके से टेन थीटा का मान क्या हो गया? लंब बटे आधार। अब उल्टे करते जाओ। उल्टे कैसे सर? ये हमारे पास कॉट का मान है, कॉट का मान कितना आपके पास है सर? आधार बटे लंब। और इसका मान कितना आपके पास? कर्ण बटे आधार। और इसका मान कितना आपके पास है सर? कर्ण बटे लंब। यानी कि इनका मान आपने बिल्कुल चुटकियों में याद कर लिया लाल बटे कक्का से। अब ये याद कर लिया तो क्या सर ये जरूरी था? क्या आज के टाइप के लिए तो कोई जरूरी नहीं था, मैंने वैसे ही हिंट दिए। हिंट आपको इसलिए दिया कि आगे चल करके आप फॉर्मूला बनाओगे। फॉर्मूला कैसे बनाओगे? अगर हम फर्स्ट को लास्ट से गुणा कर देते हैं, फर्स्ट को लास्ट से अगर हम गुणा कर देते हैं, यानी कि सर अगर हम साइन थीटा इसको गुणा करेंगे किससे? कोसेक थीटा से। इससे गुणा करेंगे हम कोसेक थीटा से, तो हमारे पास है मान 1 आता है। 1 आता कैसे? 1 यहाँ से आएगा, देखो साइन थीटा की वैल्यू लिखो। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण। तो सर ये हमारे पास लंब बटे कर्ण है।
कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यानी आप ये कह सकते हो के से के, एल से एल। तो आप ये बताओ जो कट गया था आपके पास एक बचा, तो यानी इसको इससे गुणा करते हैं तो हमारे पास एक आता है। इसको हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, इसको ये कहते हैं सर, अगर मान लो आपको यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना है ना, तो साइन थीटा का मान होता है आपके पास है 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या होता है आपके पास, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। यानी कि हम सीधे इसको याद कैसे रखते हैं सर, हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि फर्स्ट का उल्टा लास्ट होता है, और ऊपर से सेकंड का उल्टा नीचे से सेकंड होता है, और इसका अपोजिट ही होता है। मैं आपसे कहूं कि कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा का मान क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये ऐसे याद करने के बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो ऐसे का ऐसे ही आपके पास ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा सर, कॉस थीटा को अगर हम सेक थीटा से गुणा कर देते हैं ना, तो भी हमारे पास एक आएगा। और तीसरा क्या बनेगा सर, अगर हम टेन थीटा को गुणा कर देते हैं ना कोट थीटा से, तो भी सर हमारे पास एक आता है, तो भी हमारे पास एक आता है। लेकिन हमको जरूरत कौन से वाले फॉर्मूले की है सर, हमको जो आज जरूरत पड़ेगी ना टाइप नंबर 9 को, वो पड़ेगी फॉर्मूला नंबर 4 की। और फॉर्मूला नंबर 4 क्या होता है सर, अगर आपको टेन थीटा का मान निकालना, तो टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये आया कैसे, आप प्रूफ कर लो। टेन थीटा का मान लिख लो यहाँ से, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान रख के देखो, सेम प्रूफ हो जाएगा, बराबर एक एक के बराबर हो जाएगा। तो टेन थीटा का मान सीधे रटना, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। और 5 नंबर का होता है क्या पास है, कॉट थीटा। और कॉट थीटा का मान क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा। बस इतना ही आपको याद रखना है, अगर आपको टाइप नंबर 9 को अच्छे से क्लियर करना है तो। बस बाकी अब क्वेश्चन हमारा समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिए, ये यहाँ से मैंने फॉर्मूले नहीं बनाए। मैं कहूँ कि टेन का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट। सेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन सेक का उल्टा 1 अपॉन कॉस होता है। चलिएगा, आइएगा हम एक क्वेश्चन से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे सर हमारे पास एक क्वेश्चन ये है हमसे ये पूछा है कि इसका मान बताओ। अब काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, जो आर्ट्स के होते हैं, जो बेचारे कमजोर है, जिनका सिलेक्शन एक दो नंबरों से रह जाता है, वो उनको जरूरी है जॉब की, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। मैं ये कहूंगा आगे से आपको नहीं छोड़ना है, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी नहीं छोड़ना है। आपको ऐसे क्वेश्चन को बनाना कैसे, ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे बनाना है जैसे ये आपके पास 1 प्लस साइन थीटा, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपकी एग्जाम में आए ना, ये सदाबहार क्वेश्चन आता है, तो आप इस पूरी संख्या को उठा करके बाहर लिख दो। यानी कि किसको लिखोगे सर, 1 प्लस साइन थीटा को आपने बाहर लिख दिया उठा करके, 1 प्लस साइन थीटा को आपने कहाँ लिख दिया, बाहर लिख दिया, ठीक है। अब इसमें अगर क्वेश्चन साइन का है तो कॉस का भाग दे दो पूरे में, और कॉस का है तो साइन का भाग दे दो, और दो ही क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। बहुत अच्छे लेवल पे आप बनाओगे ना, तब जाकर के यहाँ संख्या चेंज होती है। तो मैंने क्या कहा, अगर सर क्वेश्चन साइन का है तो भाग किसका देना है आपको सर, भाग देना हमको कॉस थीटा का। भाग किसका देना हमको, कॉस थीटा का। दोनों जगह आप कॉस थीटा का भाग दोगे। समझते जाओ, घबराइएगा मत। टाइप पूरा होते होते आप कहोगे सर वास्तव में आपने समझाया था। मुझे यकीन है, मैं हर किसी स्टूडेंट की साइकोलॉजी पढ़ना जानता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वो सभी क्वेश्चनों का जवाब मैं देने वाला हूँ। पहले और दूसरे क्वेश्चन से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन तीसरे क्वेश्चन से आपको पूरा 100% समझ में आएगा। पहली स्टेप आपको ऊपर वाली संख्या को एज इट इज निकालना है। दूसरी स्टेप सर इसका अपोजिट यानी साइन का है तो कॉस का भाग देना है। तो हमने प्रत्येक पद में कॉस का भाग दे दिया। अब 1/कॉस क्या होता है बताओ मुझे सर, ऊपर से सेकंड तो नीचे से सेकंड, यानी सेक थीटा। यानी सर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, हम सेक थीटा लिख सकते हैं। और अभी अभी आप पढ़ के आ रहे हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, आपके पास है टेन थीटा होता है। बताओ किस ऑप्शन में सर, सेक थीटा बटे टेन थीटा आपके पास है किसमें, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। बताओ क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर मत घबराओ, फिर करेंगे हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। इसीलिए तो मैंने आपको कोशिश करी है कि टाइप बाय टाइप आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। करना क्या है, करना कुछ नहीं है सर, रूट फूडो को छोड़ो, 1 - sin A ले लो आप। 1 - आप क्या ले लो, साइन ए। साइन का है तो भाग किसका देना है आपको, कॉस का देना है। भाग किसका देना है आपको, कॉस का देना है। तो अब बताइए 1/कॉस, 1/कॉस का मान कितना होता है, ऊपर से सेकंड नीचे से सेकंड। आप फटाफट से इसको जरूर याद कर लेना। किसको, कि सर ये साइन, कॉस, ये आपके पास है टेन, ये आपके पास कॉट, ये आपके पास है सेक, और ये आपके पास है कॉसेक। इसी क्रम में याद करो। काफी टीचर पता नहीं उल्टा सुल्टा क्रम इनको लिखा देते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ क्रम तो ये होता है यार, ताकि स्टूडेंट ये कह सके इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये है सबसे बेस्ट क्रम तो आपके पास है। तो आप ये कह सकते हो कि सर 1/कॉस का मतलब कितना होता है आपके पास है, सेक ए। क्या होता है देखो, कॉस का उल्टा क्या होता है आपके पास, सेक माइनस। और साइन/कॉस अभी पढ़ के आ रहे हैं हम। सर टेन थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है आपके पास सर, वो हमारे पास है साइन/कॉस होता है।
वो क्या होता है, साइन बटे कॉस। और कॉट थीटा का मान क्या होता है सर, कॉट थीटा का मान होता है हमारे पास है कॉस बटे साइन। कॉट थीटा बटे क्या होता है आपके पास है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसकी जगह पर क्या आएगा आपके पास है, टेन थीटा आएगा। टेन थीटा आएगा या टेन ए आएगा, किस ऑप्शन में बताओ सर, सेक ए माइनस टेन ए आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है ना, आइएगा और प्रैक्टिस करते हैं, घबराइएगा मत आप किसी भी तरीके से। देखो एनटीपीसी में क्वेश्चन है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये यहाँ पर है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये माइनस नहीं है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ शब्द है। ये ये ऐसे है, क्वेश्चन में तो प्लस है, क्वेश्चन में क्या है वहां पर प्लस है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कैसे बनाओगे क्वेश्चन को सर, पहले अंडरवुड में से कुछ नहीं करना है, पहला जो अंडरवुड है ना उसमें से आप ले लीजिए वन प्लस साइन ए, और प्लस का निशान है बीच में। अगले अंडरवुड में से ले लीजिए सर वन माइनस साइन ए। क्लियर है, अगर साइन का क्वेश्चन है तो भाग किसका देना है आपको सर, हमको भाग देना है कॉस ए का। हमको भाग किसका देना है सर, हमको भाग देना है कॉस ए का। भाग किसका देना है आपको, कॉस ए का। भाग किस, सब जगह कॉस ए का भाग देता हूँ। अब बताओ कॉस किस में जाता है सर, कॉस जाता है हमारा सेक में। और साइन बटे कॉस किस में जाता है आपके पास सर, टेन में जाता है। और ये प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, कॉस किस में जाएगा आपके पास सर, सेक में जाएगा, माइनस का निशान आएगा। और साइन बटे कॉस किस में जाएगा आपके पास सर, टेन में जाएगा। अब बताओ आपकी ईमानदारी से क्या आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कटता हुआ। अगर टेन ए से टेन ए आपके पास कट जाता है तो फिर कितना आएगा आपके पास सर, हमारे पास है टू सेक ए आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है टू सेक ए। ये आपके पास है, इसमें है टू सेक ए, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइएगा अब हम कॉस वाला बना लेते हैं। अभी तक के जो क्वेश्चन थे उनमें सब में साइन था यहाँ, अब हमने यहाँ कॉस लिया है। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है सर, वन प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है कॉस पी ए। तो आपको ऊपर की संख्या को एज इट इज बाहर लेना है, कॉस का है तो भाग किसका देना है आपको, साइन का भाग देना है। तो हम ये कह सकते हैं सर, इस बार हम भाग किसका देंगे, साइन का, साइन पी। और ये भी क्या है आपके पास सर, ये भी हमारे पास साइन पी है। साइन किस में जाता है, ऊपर से फर्स्ट नीचे का लास्ट में जाएगा सर, ये जाएगा आपके पास है कॉसेक में। तो सर ये हमारे पास है कॉसेक पी हो गया, प्लस का निशान। कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन क्या होता है हमारे पास सर, कॉट होता है ये। भाई ये तो कॉट होता है, जानते हो ना, क्योंकि कॉस बटे साइन कॉट होता है। तो किस ऑप्शन में है सर, कोसेक, कोसेक प्लस कॉट पी, हमारे पास डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है, आइएगा और समझो, आप घबराइएगा मत बिल्कुल। हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे हर टाइप के क्वेश्चन को। सर हम ये कह सकते हैं यहाँ से हमको कितना लेना है सर, यहाँ यहाँ लिख ले अपन, वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए प्लस वन प्लस क्या लेना है आपको, कॉस ए। बताओ कॉस का है तो भाग किसका देना है, साइन का। भाग किसका देना है आपको, साइन का। सब जगह आप साइन का भाग दे दो, सब जगह आप किसका भाग दे दो सर, हम साइन का भाग दे देंगे। ठीक है, आप साइन का भाग दे दीजिए। बताओ सेक किस में जाएगा आपके पास सर, सेक जाएगा हमारे पास है कॉसेक में। माइनस कॉस बटे साइन क्या होता है आपके पास है, कॉट ए होता है। प्लस साइन किस में जाएगा हमारे पास सर, हमको पता है कॉसेक में जाएगा। प्लस ये क्या है हमारे पास सर, ये कॉट ए है। बताओ ये प्लस सर ये माइनस कटेगा, कॉसेक ए और कॉसेक ए क्या हो जाएगा हमारे पास है, टू कॉसेक ए। क्या हो जाएगा हमारे पास है, टू कॉसेक ए। बताओ किस ऑप्शन में सर, हमारे पास है ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, आप घबराइएगा मत। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में पहले पूछा गया था 2022 में, ये आपका होमवर्क है। आप इसे जरूर करिएगा और कमेंट्स में आप जरूर इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। तो कितने टाइप कर चुके हैं हम सर, आज की क्लास में अभी तक हम पढ़ चुके हैं टाइप नंबर 4 तक। अब हमारे पास एक और टाइप बच गया है, अब ये है आपके पास है टाइप नंबर 10, जो कि हम माध्य या मीडियम के बारे में मैं बताना चाहूँगा। लेकिन इसको मैं अगली क्लास में बताऊँगा, क्योंकि देखिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा कुछ और वर्क कर रहा हूँ, एक कॉल मेरे पास लगातार आया जा रहा है। इसलिए आप घबराइएगा मत, इसको पढ़ लीजिएगा। और वैसे मैंने कंप्लीट स्टैटिक्स आपको पढ़ा रखा है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो सर इस क्वेश्चन का भी आप सॉल्यूशन बताइए, इस टाइप का भी, तो मैं आपसे कहूँगा, मैंने आपको कंप्लीट स्टैटिक्स पढ़ा रखा है। आपको करना क्या है, इसी चैनल पर बोलना है स्टैटिक्स मैथ या सांख्यिकी उपकार क्लासेस जयपुर बोल देना पीछे। कोई भी चैप्टर पढ़ना, उस चैप्टर का नाम और पीछे उपकार क्लासेस जयपुर लगा देना। पूरा ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए है ना, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। ये सारे क्वेश्चंस उसमें मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम होता तो मैं इस टाइप को जरूर करवा देता, लेकिन मैं मॉर्निंग में कल इसको अपडेट जरूर कर दूंगा।
ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। ये थी आपके पास आज की क्लास। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।